पॉलिटिक्स हो गई कुछ उसमें, तो पॉलिटिक्स हो गई तो बुलडोजर, डायनामाइट, क्रेन, हथगोलों से मेरा वो मार्केट उड़ा दिया। उस बीच में जब हुआ तो उन्होंने मेरे ऊपर एक झूठा अपराध कायम करा, तो 2 धारा लगा दी मेरे ऊपर, 353 और 323, सरकारी काम में रुकावट, सरकारी कर्मचारी में हमला। आसाम में मतलब मिलिट्री, बड़ी भारी मिलिट्री लगी हुई थी, देखते ही गोली मारने के आदेश थे। मतलब हाँ, उस माहौल में हम वहाँ थे। खतरों के खिलाड़ी हैं सर आप, मतलब कोई भी अगर कठोर बनता है, हालात और परिस्थितियों से बनता है। पैदा माँ के पेट से कोई कठोर पैदा नहीं हुआ। हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई बहुत हो गई बकवास, ये तुरंत प्रभाव से बंद हो जानी चाहिए। और जो अपने को भाई माने तो अपना भाई, और हिंदुस्तान में जो जन्मा वो हमारा भाई, बाकी हमारे को क्या मतलब भाई से। अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिसे जमाना बना गया। नमस्ते, मैं हूं आरजे चारू और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, सम्मान की बात है कि आज मैं इंदौर की एक ऐसी शख्सियत से बात कर रही हूं जिन्होंने अपना जमाना बनाया है। वो बहुत सीनियर हैं, सक्सेसफुल हैं, रिस्पेक्टेड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत बोल्ड हैं, धाकड़ हैं और बहुत धरती से जुड़े हैं। और धरती से जुड़े जो लोग होते हैं उन्हीं को आकाश मिलता है, मेरा ऐसा मानना है। ये वो आकाश हैं जो बहुत से लोगों को अपनी छत्र छाया में अपने साथ लेकर चले। मेरे साथ हैं इंडस्ट्री टाइटन अग्रवाल ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी। नमस्ते पुरुषोत्तम जी। सर, आप एक लाइट हाउस के जैसे, एक प्रकाश स्तंभ जो होता है, जो लोगों को दिशा देता है, गाइड करता है, सिखाता है, इन्फ्लुएंस करता है, बहुत सालों से, बहुत जनरेशन मैं कह सकती हूँ कि लोगों को आपने सिखाया है। लेकिन सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के परासिया में एक पेड़ के नीचे टेबल लगाकर जो लड़का बैठा था, उसके मन में क्या चल रहा था, वो क्या करना चाह रहा था, वो कहानी आपसे सुनना चाहूंगी। मन में ऐसा कुछ नहीं था। इंदौर में 5-6 साल से मैं ट्रांसपोर्ट कमीशन एजेंट के रूप में काम कर रहा था, और बहुत सारे जो ड्राइवर्स, मोटर मालिक्स, ओनर्स जो हैं, ज़्यादातर वो सिख कम्युनिटी के थे। तो उनसे मैंने 5-6 साल से काफ़ी अच्छा काम करा था। बीच में यहाँ मेरा काम कम हो गया, और मुझे लगा कि मैं जितनी मेरी कैपेसिटी है उसमें कम काम हो रहा है। तो मैं उनसे पूछा, तो उन्होंने कहाँ जा रहे हो? बोला परासिया जा रहे हैं। परासिया क्या करने जा रहे हो? बोला कोयला वहाँ से चलता है। तो कोयले से अहमदाबाद आ गए। तो बोले अहमदाबाद जाते हैं, अहमदाबाद से फिर डायरेक्ट चले जाते हैं, इंदौर में कम आते हैं। तो ऐसे ही दिमाग में आया कि ये सब परासिया जा रहे हैं, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम भी चलो। तो मैं अपने कलर के लेके वो परासिया चला गया। रास्ते में ट्रक में ही बैठ के, 500 मीटर का छोटा सा गाँवड़ा था, जहाँ कुछ होटल दुकानें थी और थी, क्योंकि वहाँ नया नया काम शुरू हुआ था कोयले का। हाँ, वहाँ कुछ जगह नहीं मिली, दुकान नहीं मिली। टेबल लेके मैं झाड़ के नीचे ही बैठ गया वहाँ। वहाँ ये सोच थी कि 5 साल का मैंने कभी किसी से हाथ नहीं फैलाया, किसी ने कोई टिप दान देने की कोशिश करी या गिफ्ट देने की कोशिश करी, चाहे मैंने वो लिया नहीं। अपनी ऑनेस्टी से उनके भले के लिए मैं काम करता रहा। तो जैसे ही वहाँ मालूम पड़ा तो सबने गाड़ियाँ वहाँ खड़ी कर दी कि हमारा सेठ आया है इंदौर से, हाँ बाबूजी आए हैं, ये निर्णय करेंगे गाड़ी कहाँ जाएगी। हाँ, इतने में वो व्यापारी इधर उधर आने लग गए, सब ट्रक वालों के पास। ट्रक वालों ने बोला वो बैठा हमारा सेठ, उधर जाओ। बोला तो बच्चा है? मैं बच्चा नहीं, तुम्हारा बाप है, तुम जाओ, वही है, उन्हीं की गाड़ियाँ सब। तो गाड़ियाँ थी, और मैंने एक जो विश्वास कमाया था 5 साल में एक चाइल्डहुड में, उसका नतीजा मिला। और वहाँ से वो पहले दिन ही 400 गाड़ी भरी। मतलब बाजार में एक गाड़ी भी नहीं लगी। टोटल 100% गाड़ियाँ मेरी हो गई, जबकि परेशान हो गई। एक गुजराती कोई व्यापारी था जो उसको मैं गाड़ियाँ दे रहा था। मैंने ऐसे ही बातचीत करी, भी अहमदाबाद में कोयले का क्या भाव है? तो बोला मेरे को 1000 गाड़ी देते हो, 500 गाड़ी देते हो। वो कैपेसिटी तो उसने देख ली कि 2 दिन में किसी को गाड़ी नहीं मिली इसके अलावा। और उस समय ट्रक वाले, जिसके बाद ट्रक का ग्रुप था हाथ में, वो सफल व्यक्ति था। वहाँ से एक आइडिया डेवलप हुआ, और उन्होंने फिर अहमदाबाद में ऑफिस खोला, फादर को भेजा, वहाँ से कोयले की शुरुआत हुई। तो सोच कुछ नहीं रहा था, बस करना है कुछ।
ट्रांसपोर्ट से कोल में आने का वो यात्रा का शुभारंभ था बस। बहुत ही बोल्ड और धाकड़ हाँ चीज थी कि हाँ पता चला कि परासिया में जो सब जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, चलो चलता हूँ हाँ हाँ और कुछ कर लूंगा वहां हाँ पे। हाँ अच्छा सर, यहाँ से हम इंदौर आते हैं, इंदौर हाँ, के शहीद भगत सिंह मार्केट में हाँ जी। उसकी क्या कहानी है? शहीद भगत सिंह मार्केट जो है देवास नाका ट्रांसपोर्ट एरिया था, पर अनस्किल्ड था, डेवलप्ड था, मतलब कोई प्लानिंग नहीं थी। एक 3 एकड़ जमीन खरीदी मेन रोड पे और वो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसा बनाया वहाँ। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 72 फीट की पार्किंग दी आगे फ्रंट में, 60-60 फीट के रोड दिए और काफ़ी अच्छा एक प्रोजेक्ट था गोडाउन कम शॉप्स का। तो वो बनाया, अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो वो पॉलिटिक्स हो गई कुछ उसमें, तो पॉलिटिक्स हो गई तो बुलडोजर डायनामाइट क्रेन हथगोलों से मेरा वो मार्केट उड़ा दिया, तोड़ दिया। मैं भी लीगल था, सही था, पर पॉलिटिक्स हो गया उसके अंदर, पॉलिटिक्स में हो गया। तो मेरे पास कोर्ट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उस समय तक मेरा मतलब 17 लाख रुपए लगा था, आज से करीब 42-45 साल पुरानी बात है। हाँ, तो मैंने फैमिली में ये निर्णय लिया कि 22 लाख गया अपना, 22 लाख खत्म हो गया, बेड डेप्स में डाल दो। बोला क्यों? मैंने तो टूट टाट गया, अब इसमें क्या है, 5 लाख रुपए और लगा दो। तो 22 लाख लगा दो, ये या तो ये 22 लाख लेके आएगा और नहीं तो गया। तो गया तो टेंशन खत्म। अगर आप उसको सोचते रहेंगे कि हो गया वो हो गया, तो उसके हिसाब से हमने वो उस पर बेस करके हाई कोर्ट में केस लड़े और बहुत शानदार उसमें जीत हुई। उसके बीच में कोई सरकारी जो कर्मचारी था, बुलडोजर चला रहा था, तो वो मान नहीं रहे थे। सब जो अधिकारी थे, कोर्ट का स्टे भी बता रहा था, सब बता रहा था। तो मेरे को पेंडुलम बना के रखा था, नहीं मुँह पर क्या आदेश से आए हैं, ये आए। मैंने कहा आदेश कोर्ट का है, इसमें स्टेटस को लिखा है, उसके बाद भी आज तोड़े जा रहे हैं। वो सुना ही नहीं कर रहे थे। तो मेरे को कुछ नहीं समझ में आया, मैं उसको पकड़ के घसीट के नीचे ले आया। हाँ, बुलडोजर जो चला रहा था, क्योंकि अपनी चीज़ टूटते देख रहे थे और सही थे, कोई अवैध अतिक्रमण नहीं था, कुछ नहीं था। तो नीचे घसीट के ले आया। उसके बाद तो मेरे वकील वगैरह भी आ गए और सब आ गए, तो वो मामला स्टॉप हो गया वहाँ। फिर वो स्टे टाइप का हो गया, मान्य हो गया जो कोर्ट का स्टे था। उस बीच में जब हुआ तो उन्होंने मेरे ऊपर एक झूठा अपराध कायम करा सरकारी अधिकारियों ने। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी खतरनाक बात है। हाँ, तो वो जो है झूठा कायम किया कि वो कर्मचारी को 18-19 टाँके आए, इतना मारा अग्रवाल जी ने। तो 2 धारा लगा दी मेरे पर, 353 और 323, सरकारी काम में रुकावट, सरकारी कर्मचारी में हमला, ऐसा धारा लगा दी। और सारे बड़े बड़े अधिकारियों ने गवाही दे दी कि हमारे सामने मारा, जिसमें सीएसपी भी था, डीजीपी भी था, कलेक्टर, बहुत सारे बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों ने कि स्ट्रांग हो जाएगा केस। अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन था नहीं। मैंने एक बहुत ही साधारण सा वकील ढूंढा और उसको कहा कि भी देखिए, कोर्ट में पता करा कि दोनों धाराओं पे कितनी सज़ा हो सकती है। तो बोला दोनों में 6 महीने की सज़ा हो सकती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 6 महीने जेल में जाने के लिए तैयार हूँ, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, कंप्रोमाइज़ तो होगा नहीं और मुझे करना नहीं। तो मैंने उनको बोला कि तू एक काम करना, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसी आर्ग्यूमेंट करना। तो कानून वानून का मैटर नहीं है यहाँ, क्योंकि कानून के तो कोई बात ही नहीं हुई। कानून तो था लेकिन झूठी गवाही दी। मैं घसीट के जरूर लाया, पर 18 टाँके आ गए, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। फिर भी इस झूठ का जवाब अलग ढंग से देना पड़ेगा। मैंने उसको बोला कि तू एक ही बात बोलना कोर्ट में, मैं तो बोल नहीं सकता, मेरे को तो अथॉरिटी नहीं है। मैंने काश राजे रजवाड़ों का समय होता या काश ये ब्रिटिशर्स का समय होता, तो मेरे क्लाइंट को सेनापति बना दिया जाता और इन सबको जो है कारागार में डाल दिया जाता, जितने अधिकारी हैं। हाँ, वो इसलिए श्रीमान, 500 पुलिस के जवान मौजूद, सारे अधिकारी टोटली टॉप मोस्ट शहर के, हाँ, ब्यूरोक्रेट से लेके सारे अधिकारी मौजूद, पुलिस मौजूद, और मेरा साधारण से सिपाही जिसकी आदमी जो है आलपिन भी नहीं उसके बाद। और इन सब के बावजूद 18 टाँके आ गए, इतना मार दिया इन्होंने। तो बहादुरी तारीफ वाला काम है ये कोई खराब काम कैसे हो गया? तो ये क्या वहाँ तारीखें वो सिर्फ गवाहियाँ देने गए थे?
कि हमारे सामने मारा। इनके पास तो गन थी, 500 पुलिस के जवान थे, सारे बड़े बड़े अधिकारी थे, और ये जो मेरा क्लाइंट है, हाँ, साधारण सा नागरिक है, इसके पास तो आलपिन भी नहीं थी। इन सबकी मौजूदगी में अगर मारा तो ये बहादुर तारीफ काबिल बात है, और अगर ये नहीं मारा तो झूठी गवाही है। तो कोर्ट के सामने संकट फंसा हो गया। अब इनकी सरकारी वकील की हालत खराब हो गई कि ऐसी कोई पैरवी होती है क्या। और हमने कहा भाई ठीक है, अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि इन सब के बावजूद भी हाँ मारा होगा और मारा है, 18 टाके आए हैं, तो हम यहीं से जेल जाने को तैयार है। जब आदमी ये तय कर ले कि वर्ष से वर्ष क्या जेल जाना, जाओ, चलेंगे। तो फिर आखिर वो 20-25 कोर्टों में ट्रांसफ़र हुआ केस, और जज ने अधूरा न्याय किया मेरे साथ, मेरे को बाइज्जत बरी किया। और मैंने कहा कि वो झूठा अफिडेविट और वो जो झूठी जो मेरे पर मेरा नुकसान किया, हाँ, जबरन में तोड़ा, गलत करा, तो कोर्ट बोला चलो जाने दो। तो लाइफ में पूरा इंसाफ नहीं मिला। पहली कोर्ट थी, बड़ी कोर्ट थी, हाँ, और अधूरा इंसाफ मिला। वो जगह आपको नहीं मिली सर नहीं, फिर? जगह तो मेरी मिली, वो तो हाई कोर्ट से बहुत शानदार जीत हुई, जी पर ये जो मेरे ऊपर प्रकरण कायम किया था सर, मैं झूठा, यही हाँ, पूछने वाली थी, ये हाँ, जो आप हाँ, बता रहे इतने हाँ, सरकारी अफसर थे हाँ, हाँ, और उस टाइम के पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट्स या बहुत हाँ, पहुंच वाले लोग होंगे, आप 90s की हाँ, बात कर रहे हैं, है ना? हाँ, उस नहीं उससे समय, भी पुरानी, उससे भी पुरानी, 80, तब 80, तो सर ऐसा कुछ था नहीं कि सोशल मीडिया था या जनता का भी हाँ, कोई खौफ हाँ, था, या हाँ, नहीं तो नहीं कोई, आपको आपको डर नहीं लगा सर कि ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं या फैमिली को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं? ऐसे उन्होंने कुछ कोशिश की आपको थ्रेट नहीं करने नहीं की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो एक जाल में फंस गए वो। मिनिस्टर ने बोला इसको फंसाओ, हम्म, ये बहुत ज्यादा फटफट करता है। हाँ, तो उस फंसाने के चक्कर में झूठी गवाहियां बना दी। और मैं कोई फंसने में, मेरे पास तो खोने को कुछ था ही नहीं। हाँ, कोई बोला कि क्या खो देगा, मेरे को बोला क्या खो दूंगा, मैं लाया क्या हूँ क्या मैं। हाँ, तो खोने होने की तो मुझे कोई चिंता रहती नहीं थी। हाँ, इसीलिए फिर वो मैं लड़ाई लड़ी भी सारी, बहुत सारी, और फिर शानदार फतेह भी हुई। पर वो अधूरा इंसाफ मिला। मैंने जज साहब को कहा भी कि मेरे साथ पूरा ना इंसाफ कर दो, मुझे 6 महीने की जेल दे दो। बोला क्यों, जेल जाने का शौक चढ़ा है? मैंने शौक नहीं चढ़ा है, मैंने गलत किया नहीं है, पर मेरे साथ नाइंसाफ होगा तो मैं जेल में भी जाके कुछ ना कुछ सीख के आऊँगा। बोला नहीं, ज़्यादा बात नहीं करो। तो मैंने कहा साहब अधूरा इंसाफ किया आपने मेरे साथ, या तो पूरा इंसाफ करो या पूरा ना इंसाफ करो। अब वो अधूरा इंसाफ वाली कहानी चल रही है लाइफ में। हाँ, तो अधूरा इंसाफ भी मिल गया तो मैं सेटिस्फाइड रहता हूँ कि ठीक है। पर सर एक बात जो आपने बोली, जो मैं इस पूरे किस्से से जो सीख हाँ, लेके जा रही हूँ कि जिसके पास खोने का डर नहीं होता, वो हाँ, किसी भी बड़े से बड़े खतरे से फिर भिड़ जाता है, आई खतरा थिंक। होता ही नहीं है, हाँ, सोच का खतरा है। क्या कर लेगा कोई? अगर आपकी मौत आई है तो कोई भी मार देगा, कहीं भी मर जाएगा आप, तो छोटे से पत्थर से टकरा के गिर के मर जाएंगे। और नहीं आई है तो कोई नहीं मार सकता। और धन का जहां तक सवाल है, हाँ, धन कोई साथ में लाया ही नहीं है, लेके भी नहीं जाना, छीन ले भैया तुम। तो दोनों का अगर डर आदमी को रहता है तो बहुत तकलीफ में रहता है। और जब दोनों का डर छोड़ दो आप, फिर तो आप कहीं से भी फतेह हो जाएगा। चलिए सर, खतरे की बात करें, एक और खतरनाक नाम जो मेरे लिए है, आपके लिए शायद नहीं हो, हाँ, वो है दुबई का डॉन। हाँ, ये क्या कहानी है दुबई के डॉन की? ये दुबई का तो कोई डॉन वाली कहानी नहीं है भाई। हाँ, रसिया की जरूर है। अच्छा। हाँ, रसिया में गया था मैं। हाँ, रसिया में तो सारा डॉन का ही काम होता है वहाँ पूरा। गैंगस्टर्स। हाँ, तो हम घूमने फिरने गए थे, कुछ कोयले के व्यापारियों से मिलने गए थे, वहाँ से कोयला भी लाए थे हम रसिया से। तो वहाँ की एक जो गाइड जो कर रखी थी हमने कि भी रसिया घुमाए हमको, हाँ, इंग्लिश उसकी थोड़ी बहुत थी। तो हम सुबह ही जैसे पहुँचे वहाँ पर, तो कार में बैठे, तो उसने बोला शाम को आप होटल में खाना खाना है और रात को। मैंने कहा मैडम 11 बजे दिन के हैं अभी, रात को 9 बजे खाने की प्लानिंग दे रहे हो, हमको रसिया घूमने आए हैं, तो घुमाओ फिराओ, बताओ कहाँ क्या है। वो टालती रही तो मैं एकदम गुस्सा हो गया कि मैंने कहा हम इतनी दूर खर्चा करके आए हैं, सिर्फ खाना खाने के लिए तो नहीं आए। हाँ,
आप हमको यहाँ की विशेष बातें बताओ, घुमाओ फिराओ दिखाओ, टूरिस्ट हैं हम। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा वो जोर से बोल दिया मैंने। अच्छा। हाँ, तो बात जो है वहाँ तक दिल्ली तक पहुँची और पूरे रसिया में बात फैल गई कि रसिया में कोई किसी को डांट सकता है इंडिया विलेज। से आके। हाँ, तो वो फिर होटल में गए हम। होटल में गए तो वो बड़े वार्म वेलकम करा उन्होंने। आपको बताइए कोई समस्या है क्या ये? अरे मैंने कोई समस्या नहीं, ऐसी बात है बात। फिर उस गाइड ने हमको बहुत अच्छे से घुमाया। हाँ, उनका कुछ टिप विप होता होगा, होटल में खाना खा रहे थे। बोला नहीं, इनको डिस्काउंट इन्हीं को दे दो, मेरे को नहीं चाहिए। अरे मैंने कहा मैडम इतना नाराज नहीं होते। हाँ, हम टूरिस्ट हैं और आप गाइड हैं, आपके कंट्री में घूमने आए हैं, हम सारी विशेषताएं देखना चाहते हैं। पर वो टूर हमारा बहुत शानदार रहा। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी, हाँ, घुमाया फिर उन्होंने नहीं नहीं, अच्छे से? उन्होंने भी घुमाया। फिर बाद में जो दूसरी गाइड थी उसने, हाँ, उसने बहुत अच्छे से समझाया कि तुम इनको बहुत अच्छे से घुमाना और कहीं डिस्काउंट मत लेना पर वो मज़ा बहुत आया, क्यों कि -20 डिग्री था टेम्परेचर। तो बाहर जाते हैं तो विद इन सेकेंड में उंगलियां जम जाए, आंख में पानी आंसू बहने लग जाते थे ठंड की वजह। और अंदर आते ही +25, तो 45 डिग्री टेम्परेचर का आउटसाइड और इनसाइड में वो एक अलग अनुभव था। पर हम खूब घूमे -20 डिग्री में, व्यवस्था करके गए थे। और अच्छा है कंट्री, बहुत अच्छा कंट्री है। देख, बताइए सर, यहाँ तो आपका काम भी इन्वॉल्व नहीं है, आप लेजर प्लेजर ट्रिप के लिए गए थे, घूमने गए थे। हाँ हाँ, वहां भी आपने रशिया भी हिला दिया और दिल्ली भी हिला नहीं दिया। नहीं, हिलाया विलाया नहीं। एक स्वभाव है मेरा, जी। एक स्वभाव है। जी। भाई देखिए, मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप पैसे मत लो हम्म। या कुछ साधनों की कमी रखो। गाइड की जो फीस है लो, दिन का अगर आपको चार्ज लेना है तो लो, उसके लिए तो कोई मना है नहीं। पर एक आदमी किसी पर्पज के लिए गया कि भाई आपको घूमना है, तो गाइड का क्या फर्ज है? जैसे मैं यूरोप भी गया, बहुत जगह गया, ब्रिटेन भी गया, पूरी दुनिया में गया, तो गाइड में सबसे अच्छी लगता था, क्योंकि गाइड की बहुत कुछ गाइड करता हूँ। जी। नई जगह आप जाके क्या देखोगे? गाइड जो बताता है, जो समझाता है, हाँ, तो वो उसके बाद आपका टूर का आनंद 4 गुना हो जाता है। हाँ, अच्छा सर, असम जो आप गए थे, वो हाँ। आप घूमने गए थे या काम से गए थे? असम और नहीं, बोडो आसाम की तो मैं कहानी। काम से ही गया था। जी। हाँ, काम से ही गया था। आसाम से कोयला आता था हमारा। आता क्या था, वो डेवलप करने ही गया था। तो आसाम में जो है गुवाहाटी वगैरह में, तो हमने कार हायर करी थी 9 दिन के लिए। माइंस भी देखना था, घूमना भी था। हाँ, वहाँ बहुत सारी चीज़ें चलती थी। तो वो 2 दिन तो हमारे साथ गया। वापिस उसने गुवाहाटी में ले आया। गुवाहाटी में ले आया और बोला मेरे को आगे नहीं जाना। मैंने कोई बात नहीं, नहीं जाना तो दूसरी टैक्सी कर देते हैं। सुबह 9 बजे ही हम गुवाहाटी पहुंच गए थे वहाँ। हाँ, और दिन भर पूरा पड़ा था, उसका पैसा मांग रहा था हमसे। तो हमारा मैनेजर उससे झंझट कर रहा था, टैक्सी वाले से। और वो टैक्सी स्टैंड पे ले आया, बड़ा टैक्सी स्टैंड पे। तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो आखिर वो तू मैं हो गई, मेरे मैनेजर की और ड्राइवरों की, और जो 200-500 लोग और इकट्ठे हो गए। बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा मौका आ गया कि अब ये मारकूट हो जाएगी। तो देख रहा था, बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे लोगों को। हाँ, आखिर वो मान नहीं रहे थे, तो मेरे वो पता नहीं क्या आया। मैंने उसको बोला कि मैंने डिक्की खोल शुक्ला, डिक्की खोल। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो, हम आसाम में आए हैं और आज आसाम की स्थिति ये है, पुलिस तो क्या मिलिट्री की बस में नहीं आ रहे हैं। हमें पढ़ कौन खता से है साल कि की बात है ये? ये 1979-80 के आसपास। उस समय बहुत ज़बरदस्त पूरे आसाम में, मतलब मिलिट्री, बड़ी भारी मिलिट्री लगी हुई थी। देखते ही गोली मारने के आदेश थे, मतलब। हाँ, उस माहौल में हम वहाँ थे। तो मैंने कहा पुलिस तो क्या, जब मिलिट्री की बस में तुम लोग नहीं आ रहे हो। हाँ, पर हमें एक बात बताओ, हम यहाँ टूरिस्ट कह लो, बिजनेसमैन कह लो। हाँ, तुम लोग ये अनजस्टिस वाली बात कर रहे हो और 2 घंटे से तुम 1.5 घंटे से लड़ने के झगड़ने में मरने में उतारू हो। तो एक काम करो, नियम से तो तुम्हारा नहीं बनता। बाकी ये है कि मैंने कहा मेरा ब्रीफकेस खोल शुक्ला। हाँ, सूटकेस खोल।
मैंने इसमें 5-7-10 लाख रुपए हैं, तो हमको लूट लो। लूटो तुम। सब सहम गए कि तो बैग खोल दिया मैंने, कि लूटो। हाँ, फिर मैंने कहा एक बात बताओ तुम, माना ये आसाम है, यहाँ कोई किसी के बस में नहीं आ रहा है, पर तुम एक बात बताओ, मानवता भी तुम्हारी खत्म हो गई। तुम हमारे साथ 3 दिन रहे, हमने तुमको बोला सुंदर बाबू खाना खा लो, सुंदर बाबू नाश्ता कर लो, सुंदर बाबू नींद आए तो हमको बता देना, हम गाड़ी चला लेंगे, तुमको ऐसा लगे तो तुम ये कर लो। तुमको हमने इंसान के रूप में वो दर्जा दिया, जहाँ हमने खाना खाया वो तुमको खाना खिलाया, जहाँ हमने नाश्ता किया वो नाश्ता कराया, और सुंदर बाबू सुंदर बाबू सुंदर बाबू, तो इंसानियत नाम की चीज़ ही खत्म हो गई तुम्हारे यहाँ। लूटो हमको। वो इतना कहना था, वो सुंदर बाबू जो है ना पाँव में पड़ गया, एकदम लपट गया मेरे पाँव से। हमको माफ़ कर दीजिए, हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमको बहुत बड़ा गलती हो गया, नहीं हमको नहीं चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो वो मामला, फिर मैंने कहा अभी हमको तो दूसरी गाड़ी चाहिए, तो उसने ही ड्राइवर दिया ढूंढ के, बोले अच्छा है इसको लेके जाओ। ठीक है, तो फिर मैंने उसको बोला कि सुकाला बाबू को तिनसुकिया दिखाओ, ये मंदिर दिखाओ, कामाख्या देवी मंदिर दिखाओ, घुमाओ फिराओ, और रात को इसको तिनसुकिया ट्रेन में बिठाओ तुम, और दिन भर का पैसा ले लेना, पैसा ले लेना। तो वो मेरा आदमी ने बताया, बोला उसने जो सेवा करी है साहब मेरी, पैसे भी नहीं लिए, हाँ, ट्रेन को चढ़ा के आया, बोला टिकट नहीं होगा तो सारा ट्रेन नहीं चलने दूंगा। तो मतलब वो बिल्कुल चेंज हो गया, पूरी तरह से, पूरी तरह चेंज हो गया, और उसने पैसे भी नहीं लिए, और गिल्टी फील करता रहा। और जो दूसरा ड्राइवर दिया उसको उसने अपने भाषा में समझा दिया कि लेके जाना। तो रास्ते में उस समय बहुत ही आसाम साइड में, तो हमको रास्ते में वो मिले बोडोलैंड वाले, बोडोलैंड वाले, गाड़ी रोकी तो पैसे मांगे सब जगह कि आंदोलन करना है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो मैं नीचे कार से उतर जाता था। मैंने कहा तुम्हारा बोडोलैंड, हमारा एमपी लैंड, हम एमपी से आए हैं, बताओ तुम्हारा क्या समस्या है, हम बताएंगे, तुम्हारा एमपी लैंड में तुम्हारा आंदोलन चलाएंगे। तो उनको तो पैसे से मतलब था। हाँ, तो बोडोलैंड को जो है, मेरे ड्राइवर को बोला भैया दो इनका जो भी बनता है। उसने 5 रुपये निकाल, बोले ये लो। तो बोला साला 5 रुपये दिखाता है। बोला लो 5 और लो, 10 रुपये बोडोलैंड ने पड़ गया। मतलब आप ये कहने का मतलब है कि आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है, तो फिर हम पूरे रात को 6 बजे बाद गाड़ियाँ नहीं चलती थी, पर वो मेरे साथ ड्राइवर बोलता है, मैंने कहा चल भैया, बोला हाँ चलो। तो मैंने कहा यहाँ तो तू मना कर रहा था, नहीं, बोला आप है ना साथ में। मैं तेरा बड़ा कॉन्फिडेंस है। खतरों के खिलाड़ी हैं सर आप, मतलब नहीं नहीं, पूरे। खतरों का खिलाड़ी नहीं है। अब प्रेजेंस ऑफ माइंड भाई कोई भी है, ये बाप की सड़क तो नहीं है, और तू हमको जान देना यार, तो उसके बाद पूरा लेट के सो जा। तो वो कहने का मतलब ये होता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए कि हमने कोई किसी के साथ अन्याय तो किया नहीं है, गलत हम कर नहीं रहे हैं। लेकिन अगर तुम ऐसे नियम बनाओ कि हम सड़क पे सो रहे हैं और सब खड़े रहो, तो कैसा भी देश हो, कुछ भी हो, ये हमारी भी आवश्यकता है, हम भी यहाँ तुम्हारे रात भर खड़े रहेंगे, और तुम सोओगे तो हट जाए थोड़ा, नहीं तो उठा के रख दिया हमने साइड में। कोई नहीं बोला, चले आए। हमने 2 आदमियों ने पकड़ा उसको, सड़क पे सोया था, साइड में कर दिया, और गाड़ी धक्का के साइड में करवा दी। सर ये तो बोल्ड भी हो गया, ब्रेव भी होगा, और ब्यूटीफुल भी हो गया, क्योंकि आपने वो हृदय परिवर्तन करा दिया उस ड्राइवर का, उस बंदे। ये मैं एक बात ये कह सकता हूँ, दुष्ट से दुष्ट, खराब से खराब आदमी, दुनिया का सबसे खराब आदमी भी, उसके अंदर एक ह्यूमन बीइंग दिल होता है। मतलब वो कठोर हो गया है हालात से, परिस्थितियों से, या जो भी है, पर वास्तव में अंदर तो एक मासूम दिल ही होता है सबके अंदर। उस मासूम दिल को जगा दो आप, वो बच्चा बन जाएगा। हाँ, बहुत कठोर दिखता है आदमी, जालिम दिखता है, लोगों में भय व्याप्त है, वहाँ जाओगे तो मार देगा, गोली मार देगा। तो मैं वहाँ गया, हाँ, और वहाँ जाके मालूम पड़ा कि कठोर तो है, पर अंदर एक मासूमियत भी है उसके अंदर। कोई भी अगर कठोर बनता है
हालात और परिस्थितियों से बनता है। पैदा माँ के पेट से कोई कठोर पैदा नहीं हुआ, ऐसा मेरा मानना है। सर आपने बच्चा होने की बात की या मासूमियत की बात की, तो ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन के बच्चों के साथ क्या एक इंसिडेंट हुआ था, ये क्या कहानी है? मदर पहले साबरमती एक्सप्रेस से ट्रेन जाती थी अहमदाबाद उज्जैन से, जी। तो मैं फिएट गाड़ी में छोड़ने जाता था। रात को 11 बजे ट्रेन होती थी वहाँ से, तो ट्रेन में छोड़ के आया था रात को 10:30-11 बजे। निकला तो बाहर वो 10-20 छात्रों ने मेरे रोका, यूं करके लिफ्ट के हिसाब से। कितने लोग थे सर? 10-15 बच्चे थे। रोक ली तो वो मैंने कहा, बैठ जाओ भी जगह जहाँ। कोई डिक्की बैठ गया, कोई कहाँ बैठ गया। वो बच्चे तो बच्चे ही हैं, कॉलेज के बच्चे थे। रास्ते में उनका हॉस्टल था इंदौर रोड पे, बोला हमको वहाँ छोड़ दो। तो मैंने ऐसे बातें बातों में जो है पूछा कि कहाँ से आ रहे हो रात को 11 बजे तुम लोग इतने सारे। बोला आज हमने 3 बसें जलाई, हमने 2 वो जलाए, ये जलाए, हमने आंदोलन किया, ये किया वो किया। तो वो मेरे को बात उनकी पसंद नहीं आई, बात पसंद नहीं आई। फिर मेरे को जब वो रोड पे छोड़ने लग गया, मैंने जो अंदर हॉस्टल था उनका, बोला नहीं सर 1 कप चाय, सर 1 कप चाय। अरे मैंने 12:30 बज गए, कहाँ 1 कप चाय की बात। बोला नहीं नहीं सर आइए हमारे छात्रावास में आइए। हाँ, चले गए। वहाँ 50 बच्चे और भी थे। हाँ, तो वो स्टॉप पे चाय वाय बनाने लगे। इतने में जो है मैंने क्या बोला कि तुम ये जला जुलू के आए हो, इंजीनियरिंग के है, तो तुम क्या मवाली बन रहे हो? ये जो बसें जला के आए, कारें जला के आए, तुम जो जला के आए, तुम तो अपराधी हो गए, ऑन रिकॉर्ड हो गए तुम। सारी जिंदगी तुम्हारे वारंट निकलते रहेंगे। आज कोई नेता होगा तुम्हारे पीछे, आज तुम्हारे पीछे कोई होगा, पर तुम क्रिमिनल बनने के लिए। तो थोड़ी बातचीत में गर्मा गर्मी हो गई, गर्मा गर्मी हुई। तो 2-4 लड़के बोले आप हमारे बीच में बैठ के हमारे छात्रावास में ऐसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, एक काम करो, तुमको बात पसंद नहीं आई। मैंने कहा स्टोव वाले भैया ला रहे स्टोव, डाल मेरे पे, डाल घासलेट और जलाओ मेरे को। बोला अब क्या बात है? मैंने हाँ जलाओ, बात खराब लगी ना तुमको? सच बात कह दी मैंने। इंजीनियर बनने आया, अपना कैरियर बनाने आए हो तुम, और तुम तो अपराधी बन रहे हो। आज कोई भी नेता बोलेगा जाओ फूक दो, और तुमने जाके फूक दिए, तो रिकॉर्ड तो हो गया ना, और तुम्हारा नेचर अपराधी का हो गया। अगर तुमको अपराधी बनना है, इंजीनियर में पढ़ने की क्या जरूरत है? बात ही है कि तुम जो करके आए हो मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। हाँ, और मैंने बात कह दी। तुमको इसमें क्या गुस्सा आने की बात थी? और गुस्सा आने, जो तुम्हारा गुस्सा तो फूक दो ना मेरे को। बस वहाँ वो सरेंडर हो गए। फिर उसके बाद माफिया मांगने में 5 बज गए सुबह। फिर तो चाय पी के आए होंगे सर आप? चाय भी पी के आए, फिर तो बहुत ही वो दीवाने हो गए बच्चे। कि ऐसा तो किसी ने नहीं समझाया, तो हम सीख गए आज से, ये सब हम नहीं करेंगे। तो सर आज भी उनमें से किसी से टच में आप बात नहीं, करते हैं? टच वच तो मैं नहीं रहता। अच्छा। हाँ, वो तो घटनाक्रम होता है, जी। और वो उनको याद रहता है। जी। मेरे तो यह याद है, मेरे को कहाँ बच्चों का नाम वाम कुछ नहीं है। हाँ, कई मेरे को बोल रहे थे हम छात्र नेता हैं, ये मेरा नंबर नोट करिए, कभी आपको जरूरत हो तो आप बताइएगा। मैंने कहा गुंडे माहौली को मेरे को जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, तुमको जरूरत है तो मैं वहाँ कभी आ जाना। हाँ। नहीं, मैंने कहा सर कोई उन क्योंकि सुधर ही गए थे तो कुछ इंजीनियर बन गए हों, नहीं, तो कभी इंजीनियर आपको सारे मिले बने। हों जिंदगी में नहीं आगे। नहीं, वो तो उनकी मेमोरी में जरूर है। जी जरूर जरूर। मेरी अच्छा सर। मेमोरी में बस इतना ही है, वो जी। घटनाक्रम। जी। हाँ। अच्छा सर, उज्जैन की बात कर रहे हैं तो उज्जैन सिंहस्थ की बात करें, वहां पे एक सर्वधर्म सभा में आपकी स्पीच, हाँ, उसकी कहानी हमें बताइए। 1.25 महीने मेरे को गुरुजी ले गए साथ में, उज्जैन में ही मेरा वो आवास बना दिया 3 बेडरूम का, और मेरे को प्रशासक नियुक्त कर दिया गुरुजी ने, अवधेशानंद जी ने। तो उनका वो कैंप था वहाँ पर उज्जैन में। तो वो अक्सर 100 महीने थे, तो सुबह शाम दोपहर ऐसे गुरुजी के साथ ही रहते थे, आश्रम में ही रहते थे। हाँ, एक बार ऐसे ही जो है, मैं आया ही था गुरुजी से, वो उनका वो दत्त भवन होता है जहाँ बैठक होती है, दत्त भवन,
दत्त भवन से आया ही था, मैसेज आया कि भी तुरंत बुलाया गुरुजी ने। तो मैंने कहा अभी तो मैं आया हूँ। बोला नहीं नहीं अर्जेंट में बुलाया। तो मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गए मेरे को। वहाँ गए तो वहाँ स्टेज पे सब बैठे थे, तो मेरे को स्टेज पे आगे भी नहीं जाने दिया। किसी ने रोका, बोला स्टेज पे बुलाया। अब वो स्टेज पे गया मैं, तो एक वो अनाउंसर जो थी वो लेडी, उसने मेरे को रोक लिया। वहाँ देखा तो गुरुजी ने बोला है कि आप 2 मिनट बोलना है और उद्बोधन भाषण देना है। अब मेरे तो समझ में नहीं आया, ऊपर लिखा सर्वधर्म सभा, हम्म और सारे वहाँ पर जितने भी हमारे गुरुजी थे, गुरुजी के गुरुजी सत्यमित्रानंद जी थे, फिर ये सारे जत्थेदार थे पंजाब के, स्वामीनारायण वाले थे, बहुत सारे मुस्लिम भी थे सारे, मतलब सारी जात के, सारे जो धर्म के लोग थे, करीब करीब 100 सवा 100 बड़े बड़े संत, हर धर्म के। हाँ, ईसाई भी थे, वो भी थे। अब मैं क्या बोलूं, इतने बीच में मेरे को पल्ले तो पड़ा नहीं, पर गुरु की महिमा, उन्होंने मेरे को फंसा दिया। ये कोई गाइड नहीं, कुछ और नहीं, तो कुछ नहीं समझ आया। 2 मिनट का समय दिया था, तो बचपन से हम सुनते आ रहे थे, वो मेरे को पसंद नहीं आता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। हाँ, तो मैंने बस यही बोला कि हम जब से जन्मे, हम जब होश संभाला है, जब से हम ये सुनते आ रहे हैं हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई भाई भाई, हम्म हम जब देखें भाई भाई की बात करते हैं। अगर कोई भाई हमारा को अपना भाई नहीं मानता, तो हमको क्या जरूरत पड़ी हम उसको भाई भाई बोलें बार बार। आज मैं और मेरा छोटा भी विनोद भाई भाई हैं, तो रोज रोज भाई भाई बोलने की क्या जरूरत। अगर वो मेरे भाई मानता है तो भाई है, तो भाई है तो भाई बोलने की क्या जरूरत, और नहीं है तो उसको भाई बोलने की क्या जरूरत। तो मेरे हिसाब से जो चलता है धर्म में, हाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, बहुत हो गई बकवास। ये तुरंत प्रभाव से बंद हो जानी चाहिए। और जो अपने को भाई भाई माने तो अपना भाई, और हिंदुस्तान में जो जन्मा वो हमारा भाई, बाकी हमारे को क्या मतलब भाई से। हाँ, धन्यवाद, जय हिंद। ये बोलना था तालियों की गड़गड़ाहट से जो है। हाँ, मेरी जान छूटी। 1.5 मिनट में मैंने ख़त्म कर दिया उसको, और गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद टॉपिक मिल गया सबको। हम्म ये तो बड़ा मुश्किल है ऐसी सर्व धर्म सभा में बोलना। आज मान लो हम यहाँ 20 जातियों के लोग इकट्ठे हैं, तो सब अपनी अपनी जातियों को महान बताते हैं, हाँ लड़ मरते हैं। तो मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तानी बनो बस। वो बात उनको बहुत क्लिक कर गई मैंने, और फिर गुरुजी ने इशारा किया बैठो सामने। तो सबने वही टॉपिक लेके ही बात करी। फिर मतलब एक तरह से इंडिकेशन हो गया। हम्म अब गुरुजी को मैंने पूछा, फिर मैंने कहा ऐसे फंसाते हैं गुरुजी। हाँ, एकदम खड़ा कर दिया। बोला नहीं, तुमको सब मालूम है। तो सर ये गुरुजी ने इंदौर की जो खेल प्रशाल की हाँ, स्पीच थी वहां पे भी आपको फंसाया था, वो क्या कहानी है? कई बार क्या होता है कि मान लो कोई इनवाइटी है, खुद से सेल्फ इनवाइटी है, कार्यक्रम रखा है हमने, खेल प्रसाद में कॉलेज का इनॉग्रेशन था। जी हाँ, गुरुजी भी वहाँ थे। तो टाइम तो लगता है कि कॉलेज का इनॉग्रेशन है, तो प्रिंसिपल भी बोलेगा, चांसलर भी बोलेगा, वाइस चांसलर भी बोलेगा। हाँ, मैं ग्रुप चेयरमैन था, इस तरह से वो कॉलेज के बारे में बताया जाना था। तो उसमें लोग थोड़े वो हो गए, अनपेशेंट हो गए कि भी नहीं गुरुजी को सुना है, गुरुजी को सुना है। तो हमारे को प्रिंसिपल थे मूर्ति साहब, साउथ इंडियन, तो उनको हिंदी आती नहीं थी। लोगों ने बोला हिंदी बोलो, हिंदी बोलो, तो बहुत लंबा खींच गए वो। मतलब 5-7 मिनट का टाइम था, वो 30-35 मिनट बोल गए, और उनको हिंदी बोलना नहीं आया। तो वो काफ़ी लोगों में, क्राउड में, मतलब एक तरह से, एक होता है तारीफ की ताली, एक होती है हुटिंग की ताली। हम्म अगर आदमी बोलने वालों को हुटिंग नहीं समझ में आए, तो उसकी विचित्र स्थिति हो जाती है। वो समझ रहा है कि तारीफ में वो तालियां बज ऐसा हो रही। रहा है कैसा हो रहा है? हाँ हाँ, समझा। जबकि वो हुटिंग हो रही थी। जी तो बड़ी मुश्किल से उनको बिठाया अनाउंसर ने, उसके बाद मेरा नाम अनाउंस कर दिया। हाँ, तो मेरे छोटे भाई भी घबरा रहे थे, सब घबरा रहे थे,
इतनी जो पब्लिक है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, कहीं से हुटिंग की आवाज़ आई, बस मेरा टेम्परामेंट खराब हो गया। तो मैंने कहा अभी माना, आज का समय नाचने कूदने फांदने का, हल्ला गुल्ला करने का समय है। इसके अलावा हमको कुछ आता भी नहीं है। हर एक आदमी कुछ भी बात हो नहीं हो, नाचेंगे कूदेंगे हल्ला करेंगे गुल्ला करेंगे, जो भी करेंगे। पर आप लोग ये ध्यान रखिए, ये कॉलेज का इनॉग्रेशन है, यहाँ भी 1.5-2 घंटे और लगेंगे। हम भी गुरुजी को सुनने आए हैं। अगर किसी को तकलीफ है, सेल्फ इन्वाइट ही, आपको टिकट खरीद के नहीं आए हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि पेशेंट नहीं है, तो आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। और मैंने जोर से बोला सारे गेट खोल दिए जाए, और जिसको जाना जाइए, कोई नहीं रुकेगा यहाँ। उड़दंग नहीं थी। हम क्यों बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना है, ये सुनना भी जरूरी है। हमारा कोई काम नहीं है, नेता नहीं है, हम भाषण देंगे, पर बताना जरूरी है कि हम इंदौर में एक के बाद एक प्रोजेक्ट क्यों ला रहे हैं। इंदौर के ऋणी हैं हम। इंदौर ने हमारी बाँह पकड़ी है, इंदौर से हम डेवलप हुए हैं। हम जितने भी बड़े प्रोजेक्ट इंदौर में लाते हैं, इंदौर में लाते हैं। उसका ड्रॉप इन साइलेंस हो गया, और 2-2.5 घंटे तक काफ़ी कार्यक्रम हुए, सब सफल हुए, संपन्न हुए। तो सर ये जो आपकी खासियत है कि आप जो बोलते हैं लोग सुनते हैं, सुनते वो नहीं सुनते मुझे नहीं पता। नहीं सुनते हैं सर। अभी जितने भी इंसिडेंट्स आप बता रहे हो, हाँ। उसमें ये आपकी जो बोल्डनेस सामने आई है वो ये कि जो बोलते हो वो लोग सुनते हैं, समझते हैं और शायद अमल भी करते हैं। तो सर स्पष्ट बोलता हूँ मैं, जी, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि कौन क्या सोचेगा। अभी हम जो कहानी सुनना चाहेंगे वो मेरा फेवरेट टॉपिक है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ। लर्न बाय फर्न का जो क्रिएशन है, ये इसकी क्या कहानी है? एक्चुअल में कहानी तो क्या है कि मेरा जो बहुत लंबा अनुभव रहा है जीवन का, 8 साल की एज से लेके अभी तक 65 साल का मेरा अनुभव है। और स्क्रैच से लेके टॉप तक की जर्नी जो होती है, बहुत कम लोगों को भाग्य में मिलता है कि साधारण से आदमी से स्टार्ट करके एक टॉप लेवल तक की हस्ती। 65 सालों में बहुत कुछ सिखाया प्रकृति ने मेरे को, बहुत कुछ समय ने सिखाया मुझे। उन सारे समय में ये देखने में आता था कि पहले भारत था, ये भारत जो भरत नाम का ये हुआ था, शेरों से लड़ता था, तो भारत चला, भारत का एक स्वर्णिम युग था। फिर उसके बाद देश में आके यहाँ लोगों ने राज किया, अलग अलग ढंग से आए। फिर ब्रिटिशर्स आए, लास्ट में ब्रिटिशर्स आए आज़ादी के पहले, 250 साल राज किया। तो उस समय सिर्फ अंग्रेजी का शौक हो गया कि जो अंग्रेजी जानता है तो इंग्लिश स्कूलों का एक चलन बढ़ा। तो उसमें ये हुआ कि भी IAS IRS IPS जो भी बनेंगे, जिनको इंग्लिश आती होगी वो बनेंगे। तो वो एक तरह से बहुत हाई लेवल की चीज़ हो गई। तो सबको ये इंग्लिश स्कूलों में पढ़ना है, IAS IRS IPS बनना है, और अंग्रेज़ों के जैसे जो पद हैं वो सारे भारतीयों द्वारा ही भरे जाते थे। अब वो धीरे धीरे अंग्रेज चले गए। अब अंग्रेज चले गए, पर अंग्रेजियत छोड़ गए, यहाँ हिंदी हमारी रही नहीं। हिंदी में लोगों को ऐसा लगने लग गया, हिंदी बोलने वाला अपने आप में हीन भावना में जीने लग गया। जी, हाँ, जी। उसको कोई बोल नहीं रहा है, पर वो अंदर ही अंदर उसको ऐसा घिन होने लग गया अपने आप से कि मैं घटिया हूँ, दोयम दर्जे का हूँ, अंग्रेजी नहीं आती। हिंदी से हम एक तरह से घृणा जैसी करने लग गए। हिंदी बोला हीन भावना है, हिंदी कोई भाषा है, जबकि हम उसको भूल गए। हिंदी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा है। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो हिंदी में ही मिलेगा। अंग्रेजी में नावल पढ़ लो आप, नावल से कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होते। तो हिंदी में शास्त्रों को भी हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है भारत का। पहले तो ये संस्कृत में अन्य भाषाओं में थी, अब तो बहुत सारी चीज़ें हिंदी में आ गई। तो हिंदी का एक तरह से अपमानित फील करते थे। हाँ, तो उसमें जब स्कूल खोला मैंने, तो जो कुछ चीज़ें हिंदी में जो सिखाई जा सकती है, अंग्रेजी भी हिंदी से हम सिखा सकते हैं। क्योंकि यहाँ हमारे फैमिली वाले इंग्लिश वाले नहीं है। जिसके परिवार में इंग्लिश हो, वो तो चलो उनके बच्चों को थोड़ा मिल जाता है एटमोसफियर। अब जो बच्चे ठेठ जहाँ दूर दूर तक अंग्रेजी नहीं हो परिवार में, तो उनको बच्चों को अंग्रेजी सिखानी कैसे सिखाओगे?
हिंदी से अंग्रेजी सिखाई जा सकती है, गणित से मैथ सिखाया जा सकता है। ये मेरा पूरा जीवन का टूरिंग का अनुभव बोलता था। और जब ये स्कूल खोला मैंने, अग्रवाल पब्लिक स्कूल 30 साल पहले, 32 साल, तो वहाँ समस्या यही थी कि टीचर भी अंग्रेजी वाले बहुत नहीं मिलते नहीं, हाँ, और मिले तो उनको आती नहीं, कहने को इंग्लिश में पढ़े हुए हैं, इंग्लिश वो भी नहीं। तो धीरे धीरे देखा, तो फिर मैंने 2-3 साल देखा, फिर ये दिमाग में आया कि नहीं, ये हिंदी, अब हिंदी उनको पढ़ाने लग गया, ये सब गणित वगैरह, पाव आधा ये वो सब पढ़ाने लग गया, तो देखा तो उनको किसी को कुछ आता ही नहीं। तो मैंने, तुम्हारी तो स्थिति होगी, नहीं हिंदी आती, ना अंग्रेजी आती, ना गणित आता, ना मैथ्स आता, कैसी शिक्षा हो गई है, हाँ, और क्या काम आएगी डिग्री ले लेके। उस धुन में, उस जिद में, हाँ, मैं एक सिलेबस बनाने बैठ गया। आखिर वो करते करते 2-3-4 साल में, हाँ, तो मेरे ऊपर एक देखा कि मैंने कहा, मैंने 2 को सिखाया, 200-500 को ज़्यादा देते भग जाती हैं, तो बेकार ही है इनको सिखाना। उनको थोड़ी सी अक्ल आ जाती है, कहीं भी जाती है तो इंटरव्यू में सफल हो जाती है। हाँ, तो मैंने कहा इनको सिखाने से क्या फायदा। तो मैं क्या करता है कि उसको कंप्यूटरीकृत करते गया, मेरे 2 लड़कों को लेके, वो भी कंप्यूटर वाले नहीं थे, उनको भी सिखा सीखो कंप्यूटर में उतारते जाओ, जो ये लेसन बना रहे हैं और बना रहे हैं। तो काफ़ी 5 साल का एक तरह से बेकार सा काम था लाइफ का, कोई यूज नहीं थी उसकी, हाँ, पर कर गया मैं, कर गया, एक जिद में कर गया, बस दिमाग सनक गया कि नहीं होना, कि मेरी स्कूल बटर ब्रेड नहीं है, यहाँ से बच्चा पढ़ा हुआ हो तो वो जरूरी नहीं कि वो साइंटिस्ट ही बने, जरूरी नहीं आईएएस बने, जरूरी नहीं वो बहुत बड़ी पदवी पे बैठे, वो भूखा नहीं मरे, कुछ भी जॉब कर ले, उसको हिंदी इंग्लिश गणित और मैथ्स का मास्टरी हो, तो वो कोई भी छोटा मोटा भी काम करके बड़ा आदमी बन जाएगा। और जो बड़े बड़े काम करने की सोचते वो छोटे बनने रह जाते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल ज्ञान है, गणित आता है, मैथ्स आता है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, तो आपके लिए फील्ड फिक्स नहीं रहा, आप कोई भी फील्ड चयन कर सकते हो, किसी भी फील्ड में जा सकते हो, खुला हो गया एक तरह से। और वास्तव में वो काम सफल हुआ, गुरुजी ने फिर दिखाई उनको बुकें, हाँ, तो मैंने बताया कि इसका भविष्य बता दो, नहीं तो मैं फाड़ के फेंक देता हूँ। उन्होंने बोला, तो आपने संजीवनी बना दी है तुमने, ये तो भारत का ही नहीं है, तो विश्व का कल्याण करेगी, आप इसको पब्लिक को लोकार्पित करो, राष्ट्र को लोकार्पित करो। तो पब्लिशर बनना पड़ा, मार्केटिंग करनी पड़ी। तो आज ठीक है, बढ़िया, 250 बुक हैं, एक अनपढ़ की, 4 क्लास फेल की, 8वीं तक बुक है, ये अपने आप में करिश्मा है। अच्छा, मुझे कोई ये हिचक नहीं आती, हाँ, क्योंकि मैंने बनाई क्या, मैं बड़े बड़े एक्सपर्ट रखता था, टीचरों को बुलाता था और उनसे, हाँ, निर्णय मेरा होता था, निर्णय मेरा होता था, एक एक लेसन, एक एक शब्द, जो 250 बुकों में है, वो मेरी लाइफ की प्रेरणा से और उसकी आवश्यकता से, और सब ने मिलके उसको बनाया, और आज एक महाकाव्य हो गया हूँ। तो ईश्वर की मर्जी के सामने क्या चलती किसी होना सर, आप चाहिए। तो वहां भी चला दोगे क्या ईश्वर की मर्जी के आगे नहीं, अपने साहस से नहीं, हाँ, ये सूझबूझ आपने से। बहुत अच्छी बात कही, ईश्वर से ही भिड़ जाता हूँ मैं कई बार, हम्म तेरे को मारना है मार डाल। बहुत बार ऐसे संकट आते हैं जो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल हो जाते हैं, हमको सूझ नहीं पड़ती हम क्या करें, तो हम पहुंच जाते हैं अपने दरबार में, हनुमान जी के दरबार में पहुंच जाते हैं, और एक ही बात कहते हैं, बाबा बहुत हो गई अग्नि परीक्षा, अब नहीं दी जाती, या तो तू आज मेरे को यही निपटा दे, या मेरे हाथ में तू सोटा दे दे, बस, जब तेरा हाथ में मेरे सोटा आ जाएगा फिर मेरे को कोई परवाह नहीं। तो बाबा ने सोटा ही दिया हमेशा। ये आस्था की बात है, विश्वास की बात है, भक्त और भगवान, हर एक आदमी फिलोसफी नहीं समझता, भगवान को भक्त की सुनना ही पड़ती है। अगर भक्त को भगवान की जितनी जरूरत है, भगवान को भी भक्त की हाँ, उसकी जरूरत है, सुनना ही पड़ती है जी। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आपकी सच्ची भक्ति है, एक तो दिखावटी भक्ति होती है, पूजा पाठ ये वो नहीं,
आपके हृदय की भक्ति चाहिए, सुनता है भगवान। और जब ईश्वर की मर्जी हो जाए, हमारी मर्जी बहुत जगह फेल हो जाती है, कुछ नहीं काम आती, असहाय से हो जाते हैं। तो जब देखते हैं कि बाब अपने बस का नहीं रहा कुछ भी, फिर वो एक तरीके से वहाँ शरण में जाते हैं और शरण में एक ही बात कहते हैं, या तो तुम आज हमको निपटा दो, खेल खत्म, और नहीं तो सोटा दे दो, सोटा मिल जाता है, हो जाता है काम। जी सर, आपने ये कहानियां जो सुनाई ना, हाँ। तो आपकी बोल्डनेस या साहस, स्पष्टता, सूझबूझ हमको समझ में आई, लेकिन जो सबसे ब्यूटीफुल बात मुझे लगी इसमें, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि बहुत से लोगों में परिवर्तन आया। जैसे कि आप अगर उज्जैन के स्टूडेंट्स की बात करें तो मिसगाइडेड थे वो, उनको आपने जिस तरह से समझाया उनको समझ में आया। या मुझे ऐसे लगता है कि सर जो पॉलिटिशियंस की आपने बात की होगी, सरकारी अफसरों की बात की होगी, उस केस के बाद उनको भी जरूर कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा, उनमें भी परिवर्तन जरूर आया होगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बोल्डनेस से जो ब्यूटी निकल के आई, वो मैं ये शेयर आपको नहीं, मेरे बताना बहुत चाहूंगी। बड़े बड़े अफसरों से ही बात हुई। जी हाँ, शुरू में वो बोलते थे, लेकिन घंटा आधा घंटा अगर मेरी से चर्चा हुई जी तो वो मेरे फैन हो जाते थे। हाँ मतलब फैन क्या, मतलब एक तो क्या फैन होता है कि फॉलोअर हो गया, ये हो गया, वो नहीं, पर जी वो जिंदगी भर उनके दिमाग में मेरी बात रहती है, जी और बहुत सुधार आया लोगों में। जी जी हाँ तो मुझे बहुत सीखने को हाँ मिला, और हाँ आई एम श्योर कि हाँ कूल लाइफ की ऑसम ट्रिक्स चैनल हाँ पे ये वीडियो देखेंगे हाँ लोग, उनको भी बहुत कुछ सीखने को हाँ मिलेगा। हाँ मैं तो बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ सर। इनफैक्ट अभी मैं कुछ कुछ चीजें मेरे लाइफ में चल रही हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे डील करूँ उनसे, लेकिन हाँ, कुछ चीजों का अभी मुझे सोल्यूशन मिल गया है आपसे बात करके। चलिए। आई एम श्योर ये कहानियां जो पुरुषोत्तम जी ने हमसे शेयर की हैं, आपको भी उनसे वैसी सीख मिली होगी जैसे मुझे मिली है, वैसी हिम्मत मिली होगी जैसे मुझे मिली है। और कूल लाइफ के ऑसम ट्रिक्स चैनल पे इसी तरह की बातें हम करते रहेंगे, इसी तरह की कहानियां सुनते रहेंगे, क्योंकि ये तो मुझे लग रहा है ऐसे 1% ऑफ पुरुषोत्तम जी की जो लाइफ स्टोरी रही है उसका 1% पार्ट है। बहुत कुछ बाकी है उनसे बात करने के लिए, पूछने के लिए। उसके लिए आपको इसी चैनल पे बने रहना होगा। मेरे यानी कि आरजे चारू की तरफ से थैंक यू।